अब से चंद मिनटों के बाद बीएचयू में हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे 8:40 का वक्त जो तय है। अब उसमें देखा जाए देरी होती है या नहीं होती है। नरेंद्र मोदी बीएचयू में उतरेंगे और उसके बाद ही वो नामांकन की वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जिसका बनारस को इंतजार है। और इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सोमनाथ भारती पर जो हमला हुआ है उसके लिए वो साधना करने 80 घाट 10 बजे पहुँच जाएंगे। हमारे साथ संयोग से दोनों मेहमान, दोनों के ताल्लुक बनारस से रहे हैं। और शशिशेखर जी, पप्पू चाय वाला प्रस्तावक शुरू में बनाया गया और पप्पू चाय वाले ने कैमरे पर आके बड़ी खुशी जाहिर की थी, बड़ा उत्साह दिखाया था और कल रात फैसला लिया गया वो प्रस्तावक नहीं रहेगा। ये बनारस को एक पहला मैसेज है कि सियासत भी कुछ होती है। हाँ, यकीनन बनारस को एक मैसेज है कि जिनके हम मुंतज़िर रहे उनको मिल गए कुछ और हम सफ़र शायद, तो ये होता है। लेकिन मुझे अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज 3 संदेश नजर आए प्रसून जी। आपको याद होगा कि राजघाट पर अन्ना चुपचाप जाकर बैठ गए थे बिना किसी घोषणा के, कैमरे पहुंच गए थे और देखते देखते हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए थे। ये वार्म अप एक्सरसाइज थी रामलीला मैदान के लिए। अरविंद केजरीवाल अब अच्छे राजनीतिज्ञ हो गए ऐसा लगता है। सोमनाथ भारती पर हमला हुआ, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, बनारस की संस्कृति नहीं है, बनारसी होने के नाते कहता हूँ। लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पर वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर मोदी उतर रहे होंगे, मोदी का जुलूस गरमा रहा होगा, उधर वो 80 घाट पर साधना कर रहे होंगे। कैमरे उधर भी जाएंगे, कहीं ना कहीं पशुपेश मीडिया के लिए होगा, भीड़ के लिए होगा और अगर कुछ लोग जुट गए वहाँ पर तो एक मैसेज बीजेपी के लिए भी होगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पर वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके ही सवाल से जुड़ी हुई बात है, राजनीति पप्पू चाय वाले पर भी हो रही है, राजनीति सोमनाथ भारती पर भी हो रही है और इसके बीच में एक स्वर है जो हमें सुनाई पड़ता रहा है पिछले 50 साल से, ई राजा बनारस हो। तो मुझे लगता है बनारस में एक और नया राग दिखाई पड़ रहा है। राम कृपाल जी, पप्पू चाय वाला का जिक्र हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ गायकवाड़ परिवार की रानी थी, दूसरी तरफ चाय वाला वडोदरा में भी था, इसीलिए वो जिक्र वहाँ से निकला था और खुद नरेंद्र मोदी चाय वाले के तौर पर। और पप्पू चाय वाले का जिक्र अब इसलिए क्योंकि बड़ी लंबी किस्त लिखी थी हंस पत्रिका में काशीनाथ सिंह ने, फिर किताब की शक्ल में आ गई। बनारस की जो अपनी संस्कृति है, बतकही है, किस्सा गोई है, क्या ये माना जाए कि ये चुनाव उस बतकही और किस्सा गोई में नए तरीके से फिट बैठेगा और एक नई सियासत को बनारसी अंदाज में ले जाएगा, या फिर बनारस की संस्कृति इस चुनाव के जरिए बदल जाएगी? लगता क्या है? देखिए, बनारस की संस्कृति अगर बदलती है तो बनारस खुद जब चाहता है तो उसमें थोड़े बहुत समय के साथ बदलाव करता है। लेकिन किसी के आने से या किसी के चले जाने से जो काशी का मिजाज है, जो बनारस का फक्कड़पन है, उसमें एक अजीब तरह की जो माना जाता है कि पूरे पूर्वांचल की एक मस्ती का जो सांस्कृतिक केंद्र है, सामाजिक केंद्र है, वो अपने लिहाज से चलता जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चुनावी माहौल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं पूरे देश में जो पहली बार हो रही हैं, बनारस उससे अछूता नहीं रहेगा। जो डायलॉग का जो लेवल हो गया है, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं पूरे देश में, उससे काशी एकदम अलग रहेगा ऐसा नहीं होता। लेकिन ये है कि हाँ, चुनाव के बाद जब ये सारी चीज़ें थोड़ी ठंडी पड़ जाएंगी तो काशी उसी तरह का है और उसी तरह से बनारस के लोग रहते हैं, फक्कड़ हैं, मस्त हैं और अपनी वो तरह से रहेंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये चुनाव कोई वहाँ का मिजाज बदल देगा या इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। ऐसा लगता नहीं है। तुरंत खबर आई, मुझे भगवान ने भेजा है, नरेंद्र मोदी 3D में कह रहे थे। देखिए, बीजेपी के नेता जिक्र कर रहे हैं किस तरीके से पूरा देश उमड़ रहा है और बदलाव की बात हो रही है। बनारस नहीं बदलेगा? नहीं, मेरा कहना है कि समय और मुकाम का फ़ायदा उठाने की कोशिश हर आदमी करता है और ऐसे माहौल में अगर जो फ़िज़ा है, जो जिस तरह का बनारस का एक माना जाता है, एक प्रतीक है, बहुत सारे प्रतीक हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ प्रसून जी, इनसे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। जो डिसाइडेड है, जो चीज़ें हैं वो बहुत पहले से तय हो गई हैं। आज के जलसे और जुलूस से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, जैसा मेरी अभी आज ही सवेरे बात हुई है, बनारस में अभी पढ़ा हूँ, तो कई लोगों से मेरा एक फीडबैक मिला है। तो लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि उन्होंने काशी में जो 50-55 के हैं, हम लोगों के उम्र के साथी हैं,
वो कह रहे हैं कि कभी उन्होंने किसी एक मुद्दे पर इस तरह का माहौल काशी में नहीं देखा था जो इस बार आज की तारीख में, चाहे वो नामांकन के समय का हो या जिस तरह का हो। तो उनको ये ज़रूर लग रहा है कि एक जो चुनावी माहौल है, और पहली बार बनारस को ये एहसास हो रहा है कि कोई हारे या जीते, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हमारे ज़िले से बनने जा रहा है, इस तरह का भी एक एहसास है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर अलग हैं बाकी चुनाव से। शशिशेखर जी, चंद्रशेखर भी जीते थे बनारस से, प्रधानमंत्री वह भी बने इस देश के। सवाल ये इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि बनारस एक ऐसा सबसे पुरातन काल का एक ऐसा शहर है जिसका जिक्र तुलसीदास ने भी किया, कबीर ने भी किया, गालिब ने भी किया। और सवाल खाली ये है, क्या 2014 का चुनाव एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा है जो भारतीय राजनीति और संस्कृति दोनों को प्रभावित कर रहा है क्या? यकीनन बनारस एक संदेश दे रहा है। अगर आप काशी का इतिहास देखिए तो आज काशी में औरंगज़ेब को कोई याद नहीं करता। औरंगज़ेब भी गया था वहाँ याद करते हैं तो सिर्फ तुलसी और कबीर को याद करते हैं। बनारस के लोग अपने को सर्वाधिक जोड़ते हैं कबीर से। वो फक्कड़पन, वो निरालापन, वो एक बेलौस अंदाज बनारस का मुझे हर बार दिखाई पड़ता है जब मैं जाता हूँ। आज जब बनारस एक अलग तरह का युद्ध क्षेत्र हो गया है, मुझे ये मैं सोच रहा था अभी कि अरविंद केजरीवाल भी बाहर से गए, मोदी जी भी बाहर से जा रहे हैं, वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। देश में सबको सब जगह से चुनाव लड़ने की आज़ादी है, कोई बुरी बात नहीं है। काशी से एक संदेश भी जाए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बनारस बदलेगा इसलिए नहीं क्योंकि बनारस आते जाते हुए लोगों को समाहित कर लेता है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि देश का अकेला ऐसा शहर है जहाँ तमिल लोगों की, तेलुगु भाषियों की, गुजरातियों की, अलग अलग भाषा भाषियों की अलग अलग बस्तियां हैं। वो जब निकलते हैं अलग अलग कपड़ों में निकलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो एक ही भाषा बोलते हैं। और उनके मुंह में जो पान होता है उसकी रंगत, उसकी आव एक ही होती है। तो मुझे लगता है जब तक बनारसी पान जिंदा है, बनारस का वो त्रिपुट जिंदा है, पान नहीं तब खाते तक बनारसी। केजरीवाल भी पान नहीं खाते हैं, मोदी भी पान नहीं खाते। मैंने कहा ना कि वहाँ और लोग भी गए थे। मैं इतिहास के उन नायकों या खलनायकों से उनकी तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बनारस याद उन्हीं दो लोगों को करता है जो बनारस में रहे थे, जिन्होंने बनारस में काम किया था। तो अब एक अवसर मोदी जी और केजरीवाल के लिए भी है कि थोड़ा बनारस का भला भी करे। मुझे वहाँ के ट्रैफिक जाम से बहुत परेशानी होती है। ये जिक्र हमने सिर्फ इसलिए किया, 2009 में चूंकि हम मौजूद थे वहाँ पर, और नामांकन भरने के बाद मुरली मनोहर जोशी ने पान खाया था, मुख्तार अंसारी ने पान खाया था। यह जिक्र इसलिए हो चला है। लेकिन दूसरा हिस्सा यह भी बता दें, 2009 के चुनाव इतनी खामोशी के साथ था, मुरली मनोहर जोशी के साथ सिर्फ 2 गाड़ियां। आज पूरा शहर थमा हुआ है बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी ढोल बजा रहा था, एक शख्स आगे चल रहा था और पीछे माला पहन के ये जा रहे थे नामांकन भरने के लिए। बहुत कम लोग की मौजूदगी थी। ये स्थिति बनारस की 2009-2014 आते आते कैसे बदल गई।